संपूर्ण विश्लेषण। तो आइए जानते हैं क्या क्या खबरें हैं 12 फरवरी के दैनिक जागरण, जो हिंदी भाषी न्यूज़पेपर है, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए और हमें एक आम नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बड़ी खबर है कि सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी जिनके मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करेगा। जैसे आपको पता ही है कि गार्जियन के रूप में हमारा जो संविधान है उसका गार्जियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट है। तो उसने कहा कि किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म या पसंद के नाम पर किसी को शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो है कि आप किसी एक छोटी सी बात को लेके उसमें धर्म और अपनी पसंद को जोड़ के अगर शांति भंग करना चाहते हैं तो ये देश हित पे नहीं है, और ये ऐसा भी करने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको पता ही है, अभी जो हिजाब प्रकरण चल रहा है उसी के तहत ये खबर थी। आपका काफ़ी डिटेल में आपको पता ही होगा, इतना कुछ खास आगे है भी नहीं। उन्होंने कहा कि टाइम आने पर हम उचित कार्रवाई करेंगे इस मामले में, तो देखते हैं कब उचित टाइम आता है। बाकी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल ही रहा है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए दंगे और दबंग। अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपना अपना व्यूज़ बता रही हैं गवर्नमेंट लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो कि हमें जानना चाहिए वही यही है कि चीन की दादागिरी से निपटने का सहयोग बढ़ाएगा क्वाड। तो कल के न्यूज़पेपर में हमने आपको डिस्कस किया थे क्वाड के बारे में, जो कि 4 देशों का एक ग्रुप है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो उन्होंने कहा कि हम अपना आपस में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे ताकि जो चीन की दादागिरी है पैसिफिक ओशन के आसपास, तो उससे हम उस निजात पाएँ और उनको नकेल कस सकें हम चीन पर। आगे है फिर कि आप पता ही है आज से तो जो आईपीएल की खरीद फरोख्त होती है खिलाड़ियों की, या बोल सकते हैं कि जो उनकी नीलामी होती है आज होनी है। तो देखते हैं कौन खिलाड़ी कितने रुपए में बिकता है। आपको पता ही 2 नई टीमें भी आ गई हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि 2 नई टीमें इस आईपीएल के संस्करण में ऐड हुई हैं, उनका क्या क्या नाम है और वो कौन कौन सी है। बाकी आपको पता ही, कल भी मैंने बताया था कि यूक्रेन और रसिया के बीच में थोड़ा सा तनाव है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ जितने भी अमेरिकी लोग हैं वो यूक्रेन को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ जल्द ही युद्ध हो सकता है। तो ऐसी उनकी मंशा है। बट सतह पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि युद्ध होगा, बट वही है कि वो कुछ एक हाइप करके इशू को बना रहे हैं अमेरिकन एंड जो उनकी अलाई कंट्रीज़ हैं, नाटो कंट्रीज़ हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध हो सकता है क्या रसिया का, तो समय समय पर होता रहता है। बाकी नेक्स्ट है टॉपिक छोटे, ये छोटा रहा ये अपना जो बजट सत्र था, लेकिन फिर भी बहुत ही शांतिपूर्वक हंगामा मुक्त रहा ये संसद सत्र। तो इसमें एक लेख भी आया है, वो आगे चल के हम आपसे बात करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, हमारी जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट की स्वस्थ परंपरा है उसको बनाया जाए कि जो भी चीज़ें हैं उनके जो कार्यकाल हैं संसद सत्र के वो शांति से बगैर किसी रुकावट के पूरे हो जाए, ताकि जो भी देश हित में निर्णय लिए जाएंगे वो वहीं लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर कोई निर्णय आता है, कोई बिल आता है और उस पर इतनी ज़्यादा बहस हंगामा हो जाता है कि वो बिल सही से लागू नहीं हो पाता, उस पर सही से चर्चा नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छा रहा ये वैसे बजट सत्र का पहला जो चरण था। इसके बाद आपको पता ही, कल भी मैंने बताया था, हालांकि रोज़ बताते हैं कि जो भी हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट होती है, वो बताया था, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए। तो फिर से कोई इमारत थी वो ढह गई है। कल भी रोज़ न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे हमें पता चलता रहता है कि कहीं वो बिल्डिंग ढह गई, कहीं वो बिल्डिंग ढह गई। तो इसमें जो उसकी बनावट का फॉल्ट होता है वो काफ़ी मायने रखता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी। तो इसमें बोला गया है कि जो बिल्डर्स होते हैं या जो इस प्रबंधन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो अच्छा से अच्छा बनाएं। बाकी ये अभी ड्यू में खुल गया है, स्कूल खुल गया है, तो नया स्नातक पाठ्यक्रम लागू होगा। ये हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से तो कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद प्रथम वर्ष में जो हमारा ड्यू है उसके प्रथम वर्ष में होगी ओपन बुक परीक्षा। ओपन बुक परीक्षा मतलब होता है कि स्टूडेंट कैन ओपन अपनी अपनी किताबें हैं वो खोल के रख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। तो ये अगर ओपन बुक परीक्षा होगी तो फिर किस चीज़ की ही परीक्षा है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 22 दबोचे पूछे गए। तो आपको पता ही है कि आजकल जो ड्रग रैकेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचे स्तर पे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को और लोगों को जिनको ड्रग्स की लत लग जाती है बहुत ज़्यादा गुमराह कर देते हैं। तो उनका भंडाफोड़ उनको पकड़ा गया है, 22 लोगों को दबोचा गया है। वो गांजा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ, गांजा, एलएसडी, एमडी, हीरोइन, चरस, भांग, पेस्ट, ये सब मिला है उसमें। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कोकीन वोकीन करके हैं। फिर इसके बाद है, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा होगा,
अभी आपको पता है कि नमामि गंगे के तहत जो हमारी गंगा है उसको क्लीन करने का एक विजन है इस गवर्नमेंट का और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ से गंगा निकलती है। तो कम से कम मतलब 10 परियोजनाएं हैं जो कि नमामि गंगे से इंटरलिंक हैं और गंगा को साफ करना है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत मतलब गंगा में ऐसा सीवेज प्लांट डालना है कि उस गंगा को, जो गंगा की शुद्धता है उसको ना छेड़े। तो 50% जो परियोजनाएं हैं वो सफल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, बाकी पर बहुत काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये भी देखना है, इसमें जो नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी 5000 किलोमीटर लंबी तक साइड में गंगा के, उसके बारे में बात की गई है। तो एक अच्छी खबर है ये। इसके बाद है कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले यूपी सरकार। अभी आजकल चुनावी मुद्दा है तो सब लोग अपने अपने बना रहे हैं कि हमारी ये चाहिए। सीए क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। तो सीए था सिटीजन अमेंडमेंट बिल। इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। तो इसमें क्या हुआ था कि नागरिकता के संशोधन में कि किस प्राणी को नागरिकता देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, उसका संशोधन होने के लिए कुछ रूल्स आए थे। हालांकि वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। तो इसके जो उस टाइम पे हुआ था कि सीए लागू होगा मतलब नए रूल्स बनाए जाएंगे नागरिक, जो भारतीय नागरिक हैं उनके होने के लिए। तो काफ़ी विवाद हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी प्रदर्शनकारी मतलब लोग आगे आए थे। और तो उसी में बोला गया है कि इस मामले को जो लिए गए हैं, जेल में हैं या उनके खिलाफ जो कोई केसेस हुए हैं उनको वापस ले ले सरकार। फिर इसके बाद है अगले 2-3 महीने में 100 शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी। जैसे आपको पता ही कि इस बजट में 200 से 250 नए मतलब शैक्षणिक टीवी चैनल्स, जैसे एक होता है ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, कोई मैथमेटिक्स से होगा, कोई 10th के किसी क्लास से रिलेटेड होगा, किसी एनसीईआरटी के टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो ऐसे 200 चैनल खोलने का इस बजट में बोला गया था। तो अभी 100 चैनल खोलने की तैयारी की गई है कि अभी 100 चैनल जो होगा वो खोले जाएंगे। फिर इसके बाद एक ये न्यूज़ है जो कि हमारे करंट अफेयर्स में यूज हो सकती है कि नौसेना के उप प्रमुख ने वरुण की प्रगति की समीक्षा की। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि वरुण है क्या। तो वरुण देखिए, वरुण एक एयरक्राफ्ट है और वो ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि मतलब जो हमारा जल परिवहन होता है ना, जैसे जो हमारे युद्धपोत होते हैं, कौन से जो जैसे शिप, नेवी शिप्स होते हैं, उनके ऊपर जो उड़ान भरता है। तो उस तरीके का वरुण एक हवाई मार्ग में परिवहन करने वाला ये मतलब वायु वाहन पहला पोत है जिसमें कि वायु वाहन भी हम ले सकते हैं। और ये काम आएगा कि किसी एक शिप से दूसरे शिप में अगर जाना है तो उसके थ्रू उसमें उस वरुण जो एयरक्राफ्ट होगा उसमें लोगों को मटेरियल एंड मैन को ले जाके वहाँ पर सामान और कर्मियों की अदला बदली के लिए किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वरुण क्या है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए कि वरुण क्या है। इसके बाद जनता को बजट के लाभ समझाएगी भाजपा। हालांकि बजट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लोगों को क्यों समझ में आया, लेकिन हमने भी अपने चैनल में बजट को पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। तो भाजपा के बताने से पहले अगर आपको टाइम है तो आप जाइएगा चैनल में और देख लीजिएगा, फ़नी तरीके से बजट को पूरे तरीके से बताया था। काफ़ी कुछ है बजट में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी अभी आपको पता है कि बैंक कर्मी जो होते हैं उनका जो अनियमितता है उनका जाने का या कभी स्ट्राइक कर लेने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चीज़ को ऐसे नरमी से नहीं निपटाया जाना चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट उनके खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए। क्योंकि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो चौथा स्तंभ, 5वां स्तंभ माना जाता है हमारी देश का, और इकोनॉमी का तो मूल स्तंभ भी है। और उसके अगर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग ही इस तरीके से काम करेंगे तो नहीं चल पाएगा। बाकी आरोग्य सेतु ऐप आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम पे आया था। तो उसमें बोला गया कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, अभी जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का क्या मतलब है, इसका ये है कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 लाख तक का आपको फ्री इलाज मिलेगा जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट वो कहीं और खुलवाएं या कहीं ऐसे बूथ पर जाएं। वो अपने, अगर उनके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो अपने डिटेल भरें, अपना आधार कार्ड का जो 14 डिजिट का नंबर है वो जनरेट करें, और आरोग्य सेतु मतलब आधार कार्ड का तो नंबर हमें डालते ही एक आरोग्य सेतु का 14 अंकों का नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके तहत हम उसको अपना अकाउंट उसमें क्रिएट कर पाएंगे। तो वो हमारे आयुष्मान हेल्थ जो भारत हेल्थ अकाउंट है उसके तहत काम आएगा और उससे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ और राजनीतिक खबरें हैं जिनके मामले में हमें इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। फिर इसके बाद जैसे आपको पता ही कि हर जगह पेपर लीक मामले में विधानसभा के अंदर और बाहर घिरी गहलोत सरकार। ये बात राजस्थान की है, बात ये सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये इंटायर हमारे देश की है। स्पेसिफिकली जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या होता है जैसे ये शिक्षा भर्ती परीक्षा जो टेट या रीट हर स्टेट का अपने अपना होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। अब ये पता नहीं चलता कि किसकी मतलब इंटीग्रिटी पे हम शक करें कि वो मतलब पेपर आने से पहले ही
जनमानस को दे देते हैं, तो वो गलत है। तो इस पे कहा गया कि सरकार को काफ़ी अच्छे से स्टेप्स लेने चाहिए, और हम क्या, हर एक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो नौकरी की तलाश में है, वो यही चाहता है कि इस तरीके के पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टूटता है। एंड जो भी मतलब एक जो होता है ना, ट्रस्ट इशू आ जाता है गवर्नमेंट एंड जो स्टूडेंट उनके बीच में। तो इस तरीके से बहुत अच्छी ऐसी वो मतलब टीम बनानी चाहिए जो कि अच्छे से इसको मॉनिटर कर पाएँ, और लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने वैल्यूज़ को ध्यान दीजिए, छोटे से पैसे के मोह में आके ऐसा कुछ मत कीजिए। तो पेपर लीक मामले में विधानसभा में ये तो होती है कि जो सरकार रहती है, वो जो अपोजिशन होता है वो दूसरे की टांग खींचता रहता है। तो एक सरकार थी यहाँ पे, सिर्फ एक एथिकल वैल्यूज़ की वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, कि इस तरीके की जो परीक्षाएँ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी और दिक्कत होती है। जबकि इस ऐसी परीक्षाओं में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दाँव पे लगा होता है, क्योंकि रिजर्व वैकेंसी हमेशा 70,000, 80,000, 50,000 ऐसी आती है, और उस टाइम पे भी अगर आप इस तरीके से पेपर लीक करवा देंगे तो कितने लोगों के जो अरमान है या फ्यूचर है वो दांव पे लगा देते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इन मामलों को अच्छे से मतलब बहुत तल्खी के साथ निपटाया जाए। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं साइबर अपराध। आपको पता ही है कि जैसे-जैसे हमें इंटरनेट फ्री मिल रहा है या ज़्यादा स्पीड में मिल रहा है, अभी आपको पता ही है कि बहुत जल्द भारत 5G लेके आने वाला है अपने देश में। बहुत सारी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गए हैं, जैसे जियो ने तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया, बट इक्विपमेंट लाने हैं बस। तो बहुत जल्दी 5G आ जाएगा, मतलब अब तो डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ जो साइबर क्राइम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अनएथिकल जो ऐप्स हैं वो, जैसे बुली बाई के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चला है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था, लेडीज़ जो थी, मुस्लिम लेडीज़ थी, उनका मतलब ऑक्शन टाइप, मतलब एक तरीके की ये निंदनीय काम है अगर बोला जाए तो। जैसे ही हमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। तो ये भी चीज़ है कि हमें अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं बहुत अच्छी स्पीड से, तो उन्हें अच्छे से फ़ायदा करना चाहिए। ये बताया गया कि किस में कितने मामले आए थे, तो 17 में इतने। हालाँकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट थोड़ा अगर आपको जानना है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जान लीजिए कि क्या है, क्योंकि वही बताते हैं कि क्योंकि आजकल आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आगे चल के दिक्कत होती है लोगों को। तो क्राइम से बच के रहना है, और लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, अगर कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क तो। क्योंकि जितना तेज़ हम आगे जाएँगे, हमें वो चीज़ों को अच्छे से करना है, ना कि बुली बाई जैसे ऐप बना के, और अपने, क्योंकि बुली बाई जो ऐप बनाया वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, और ऐसे लोगों से तो कभी उम्मीद की नहीं जाती कि पढ़े लिखे लोग इस तरीके से गलती करेंगे। बाकी आपको पता है 2022 महासमर 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो एक दूसरे की कि वो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ये है योगी जी, मोदी जी और अखिलेश यादव जी, सबका चल रहा है। बाकी तो इसमें कोई ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या इसमें बताएँ, क्योंकि सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, और इनको हमें से अगर पॉलिटिकली, मैं कहता हूँ कि अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो ये तो ऐसी चुनावी मुद्दे वाली बातें हैं, जिनसे कि अभी चुनाव है तो मुद्दे हैं, चुनाव खत्म मुद्दे खत्म। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फलक, जो पेज नंबर 6 है, तो वहाँ पे वही है कि मैंने आपसे बता ही दिया कि जो हिजाब प्रकरण था उसमें शांति भंग करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी, धर्म और पसंद की उसमें। इसके बाद कुछ और ऐसी न्यूज़ है। बात ये है कि अभी सोमवार से जो हमारा ट्रेन में खाना होगा, जो पेंट्रीज़ होती थी वो अभी खुल जाएंगी, तो पेंट्री कार अभी खाना तैयार होगा तो हमें खाना वहीं मिलेगा, तो ये अभी बोला गया है। तो चलिए ये भी सही रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में हम देखते हैं सबसे पहले कि सोना हमारा 48,669 रुपये का हो गया है 22 कैरेट। चांदी 62,214 रुपये की है, और डॉलर जो है 75.39, मतलब सब में थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ है। हालांकि चांदी 626 रुपये कम हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, चंद्रशेखरन फिर बने टाटा सन्स के चेयरमैन। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि आईपीएल पहले वीवो आईपीएल होता था, बट अभी टाटा आईपीएल होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी को या स्पॉन्सरशिप को इस बार खरीदा है। मतलब आईपीएल का स्पॉन्सरशिप इस बार टाटा को मिला है, तो इस वजह से टाटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एयर इंडिया को भी टाटा ने खरीद लिया है, तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरी है। तो उनके जो चेयरमैन हैं पूछा जा सकता है, तो चंद्रशेखरन फिर से उनके री-इलेक्ट हो गए चेयरमैन, तो एन चंद्रशेखर नाम है उनका। तो पूछा जा सकता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये कि वन वेव ने लॉन्च की है 34 लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ है, आपको यहीं कंसेप्चुअल जो डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएँ। वन वेव क्या है कि वन वेव एक क्या कहते हैं कंपनी है जो कि मतलब लो ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च करती है। अब लो ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होते हैं, हमारा जो
अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उससे नीचे, मतलब जो ऑर्बिट जाएगा वो अर्थ के नीचे ही रहेगा और अर्थ का चक्कर लगाएगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं सैटेलाइट्स, वो किस काम आते हैं? वो जनरली कम्युनिकेशन के काम आते हैं। जो हमारा ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है स्पेसिफिकली, ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। और वनवेव एक कंपनी है। अब जो वनवेव कंपनी है वो एक फॉरेन कंपनी है। इसके साथ इसका जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो भारतीय इंटरप्राइजेस करता है। देखिए, भारतीय एयरटेल मतलब होता है, एयरटेल का मतलब होता है एयर टेली कम्युनिकेशन। भारतीय एयर इंटरप्राइजेस करके एक पूरी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक सेक्शन है भारतीय एयरटेल, जिसको हम एयरटेल के नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा। तो एयरटेल का मतलब होता है कि जो एयर कम्युनिकेशन है। एंड भारतीय इंटरप्राइजेस बहुत बड़ा है, वो इंडस्ट्रीज भी बनाता है और बहुत कुछ बनाता है, तो उसका काफ़ी इसमें सहयोग है। मतलब कहते हैं 42% इसका मतलब इंटरप्राइजेस में भारतीय इंटरप्राइजेस की अधिकता ज़्यादा है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में भी आया। तो वनवेव इस 34 की कितने करने हैं कितने नहीं करने, ये तो हमारी ज़रूरत नहीं होगा। बोला गया कि 648 इसका लक्ष्य है कि करेगा, बट अभी 428 कर चुका है। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि वनवेव ने किए हैं, लो अर्थ ऑर्बिट किए हैं। भारतीय इंटरप्राइजेस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट होते हैं वो किस काम के आते हैं। आई होप ये 4-5 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी बजट के बारे में सीतारमण जी ने कहा है कि तेज विकास के लिए हमने बनाया था ये। कोई बात नहीं, बजट तो हर साल इसी वजह से आता भी है कि हमारा विकास हो। इसके बाद इसमें लिखा है टाटा व महिंद्रा को PLI फ़ायदा, मारुति को नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PLI क्या होता है। तो PLI मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। PLI का मतलब होता है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब होता है कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके उस प्रोडक्शन को देखते हुए आपको इंसेंटिव्स देगी, मतलब आपको फायदे देगी। आपके टैक्स रिबेट कर सकती है, आपको हो सकता है कि कुछ दूसरे तरीके से मदद कर दे। आपका हो सकता है कि जो और टैक्सेस हैं उनमें कमी ला दे। तो इस तरीके का एक PLI स्कीम है, मतलब जो भारत सरकार ने दी है, वो उत्पादन के आधार पर आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों को जोड़ा गया है, टाटा को और महिंद्रा को, लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है मारुति, उसको नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर ये नाम लिखा है कौन कौन सी और कंपनीज हैं जिनको जोड़ा गया है, तो इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बहुत ज़्यादा दिया है। ऑटो सेक्टर में पहली बार हाथ आजमा रही एक्सिस क्वीन, ब्यूमा इनोवेटिव, LX प्राइवेट, हाफ इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक। आपको पता ही ओला की अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आई थी। तो इनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि अगर आप अच्छा इस मामले में आप उत्पादन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा कराएगी गवर्नमेंट। तो ये एक था, आपको समझ ही आ गया होगा PLI क्या है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन क्या है। टाटा और महिंद्रा इसमें शामिल है, मारुति इसमें शामिल नहीं है। एग्जाम्स में शायद ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ये तो मंथली क्वेश्चंस रहते हैं, तो लेकिन एक न्यूज़ में आपके लिए थोड़ा जाना जरूरी होगा, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी फिर से कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। तो जैसे जैसे सर्दी खत्म हो रही है वैसे वैसे कोरोना केसेस, और कहीं ना कहीं हमारी अभी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब हमें कोरोना से इतना वो नहीं लगता, और इतना भयावह है भी नहीं कोरोना का, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो ना ही इस तरीके की बीमारी हमें कोई भी परेशानी दिक्कत में नहीं डाल सकती। बाकी ये तो है ही। ये थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ हैं कि सीमा पर अगर घुसपैठ की आशंका होती है तो सुरक्षा बलों ने एक नई रणनीति बनाई है। तो ये टाइम टाइम पे लोग अपने आप को मतलब चेंज करते रहते हैं, कभी किसी रणनीति में, इनोवेशन में, कभी किसी इनोवेशन में। बीजापुर में नक्सलियों ने इंजीनियर व उसके सहयोगी को किया अगवा। तो नक्सली जो है वो काफ़ी एक मतलब बहुत दिक्कत देने वाला इशू है भारत सरकार के लिए, अपने देश के लिए। तो उसमें भी ये भी बीच बीच पे वो आते हैं और कुछ ऐसा प्रकरण करके, ऐसा कांड करके चले जाते हैं जिससे कि पूरा गवर्नमेंट या पूरा देश एकदम से हिल जाता है। तो इस पर भी सरकार को काफ़ी मतलब गहनता से विचार करना चाहिए और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए। बाकी वैसे आप बता ही चुके हैं कि बजट का जो पहला सत्र था काफ़ी शांतिपूर्वक निकला, तो उन्होंने इस लेख में बताया है कि कितना अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। इसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात आ रही है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश है। तो उसमें बताया गया है कि आजकल आपको पता ही है कि जो भूमि की रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने कहा है, इस बजट में भी कहा है कि जितनी भी भूमि से रिलेटेड मतलब जो रजिस्ट्रीज होंगी इनको डिजिटली कर दिया जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऑनलाइन होने में। तो उसके बारे में बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे आएगा, जो कि हमारी बहुत ज़मीनी जो भूमि का आदान प्रदान होता है उसमें पता चला कि एक ही ज़मीन का टुकड़ा 5-10 लोगों को बेच रखा है, फिर जो ताकतवर होता है उसी को मिलता है। तो अभी डिजिटलीकरण हो जाएगा। उन्होंने इस टॉपिक में यही बोला गया कि अंकुश तभी लगेगा जब चीज़ें
ओपन सोर्स हो जाएंगी, जब सबको दिखेंगी तब भी, क्योंकि अभी तो हमें जाना पड़ता है कि तहसील जाएंगे, फिर हम कहीं से कुछ निकालेंगे, कहीं से कुछ, तब जाके पता चलता है। अगर ओपन सोर्स हो जाएगा तो हम कम से कम देख सकते हैं। बाकी ये जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति के खिलाफ कुछ चीज़ें आई हैं जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, हालांकि न्यूज़ है, देख लीजिएगा। बाकी एक ये टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, सूडान से संबंधित व्यापारिक हित। तो बताया गया कि सूडान की जो स्थिति है, मतलब पहले बात तो आप देखिएगा कि सूडान है कहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद सूडान की जो स्थिति है वो भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में ये एक मतलब मंथन किया गया, एक लेख लिखा गया। बताया गया कि स्वेज नहर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर के कारण सूडान की भौगोलिक स्थिति हमारे व्यापार संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूडान की जो स्थिति है वो इन तीनों से इंटरलिंक्ड है। मतलब इन तीनों की, अगर सूडान से हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, संबंध हमारे अच्छे हो जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद हम और अच्छे से अपना व्यापार प्रसार कर सकते हैं। तो जो कि हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे देश की जो भी कंपनी है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सूडान से संबंधित, उस देश के संबंधित ये है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वत्सिका मैम आपको सूडान की लोकेशन का बताएं। नहीं तो आप, अगर आपके पास मैप है तो आप वहाँ से सूडान की स्थिति देख लीजिए। एंड ये 3 चीज़ें, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर को लिंक करके देखिए कि कितना फ़ायदेमंद हो सकता है भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, आपको पता ही है कि संक्रमण के प्रति कायम सतर्कता, अभी हम जानकार हो ही गए हैं, मास्क और जो उचित दूरियां हैं वो बना ही रहे हैं। इसके बाद है बिना निरीक्षण के 18,000 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था इंजन। ये बहुत पहले की बात है, आपको पता होगा 13 जनवरी के आसपास एक जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें शायद 6 से 12 लोग या बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। तो उसमें अभी उस पर जो टीम बैठी थी जो जाँच करी, तो उन्होंने कहा कि जो इंजन था उसकी काफ़ी समय से मतलब उसका निरीक्षण नहीं हुआ था, एंड पूरी तरीके से उसको क्या कहते हैं, वेरीफाई नहीं किया गया था, क्योंकि इनके भी इंजन्स को टाइम टू टाइम मॉडिफाई और उनका निरीक्षण होता रहता है, तो नहीं हुआ था। तो ये उस रिपोर्ट में निकला है। तो वही है कि हमारा जो ट्रेन रेलवे सेक्टर है वो सबसे बड़ा है विश्व का, और सबसे ज़्यादा नौकरियां भी देता है, तो उसको इस तरीके से चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे लो लेवल का इंसान हो या हायर लेवल का, सारे लोग रेलवे यातायात से तो जुड़े ही हैं। तो इस तरीके से जो लोकोमोटिव के निगरानी करने वाले लोग हैं उनको अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये एक न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी प्रोफेसर चोपड़ा ने दिया इस्तीफा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक ये मोटिवेशन स्टोरी के रूप में मान सकते हैं कि शकील नाम के एक युवक थे, उन्होंने जन सहयोग के साथ साथ मतलब 4 पुल बना दिए जो कि बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए हो जाए छोटी छोटी नदियों में, और काफ़ी सहयोग करवाया। तो होता है कि एक आम नागरिक भी बहुत कुछ देश हित के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए कर सकता है। तो एक मोटिवेशन स्टोरी के रूप में इसको ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी वही कि चीन की दादागिरी को निपटाना है तो हमें आगे बढ़ के आना है, क्वाड देशों ने बोला है, अभी आगे मैंने आपसे इस बात में चर्चा की ही है। इसके बाद यहाँ पर सिंगल प्लास्टिक यूज प्लास्टिक पर वैश्विक मुहिम चलाना भारत चाहता है। मतलब वही है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, जो कि डिजॉल्व इतनी इजीली नहीं होती, और वो हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी रेट है उसको कम करता है, और साथ ही साथ प्रदूषण को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो उसको सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, और सोच रहे हैं कि पूरा विश्व इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। बाकी वही यूक्रेन छोड़े अमेरिकी जल्दी से, पता नहीं क्या होगा, कितना ये मुद्दा क्यों इतना हाइप हो रखा है समझ भी नहीं आता, जबकि पटल पर नीचे ज़मीन पर ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ हो जाए कि नहीं। बाकी फिर वही चीनी सैनिकों ने लद्दाख में लोगों को, मवेशियों को चरने से रोका। ये चीन का ये लगा रहता है, जो अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख एरिया है वहाँ पर। इसके बाद है, अभी बीच में कुछ दिन पहले ही पुतिन की और मैक्रो, मतलब जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इनकी एक मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में क्या हुआ कि 20 फीट लंबी मेज के आसपास दोनों लोग बैठे, एक इस कॉर्नर में एक इस कॉर्नर में। तो वो एक रहस्य था या एक इशू हो गया कि अरे भाई, क्योंकि जो बड़े राजनेता जब मिलते हैं तो इतने पास में आके बातचीत करते हैं, लेकिन इसमें 20 फीट दूरी क्यों? तो उसमें बात ये हुई थी कि पुतिन की जो मतलब था कि इनको कोरोना ना हो जाए, इनके जो मेडिकल की चीज़ें थी, इनका जो इनके लिए जो बना रखा था वैक्यूम क्रिएट के लिए, तो उन्होंने बोला कि या तो फिर आप, अगर जो मैक्रो साहब हैं वो आप आएँ और अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, लेकिन उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया नहीं। तो बोले कि फिर आप 20 फीट की दूरी पर ही बैठ के उनसे बातचीत कीजिए। तो ये था एक मुद्दा। बड़े बड़े लोगों के वही होते हैं, बड़े बड़े झमेले, छोटी सी बात का इतना बड़ा कि इतना दूर क्यों बैठे। तो यही था कि कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, चिकित्सक सुरक्षा को मद्देनज़र आप 20 फीट दूर पे ही रह के बात कर लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस आगे वाले मतलब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में भारतवंशी हैं नील बसु, ये बन सकते हैं लंदन के नए पुलिस कमिश्नर। तो अभी तो बने नहीं है, बट चर्चाएं हैं, कल या परसों में हम आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो वो बन जाएंगे। तो पूछ सकते हैं कि नील बसु क्या है, कौन है।
क्योंकि एक इंडियन ओरिएंटेड मतलब पर्सनैलिटी वो विदेश में जाके कुछ इतने बड़े पद पे अगर जाती है तो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। बाकी और चीज़ें हैं, बाकी बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में आपको पता है कि भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया है, जीत गई है वेस्ट इंडीज़ से तीनों ही जो ओडीआई हमारे मतलब वनडे इंटरनेशनल मैचेस थे। इसमें ये इनका क्या-क्या किसने क्या रन बनाए देख लीजिएगा। हालाँकि आप अगर मैच के शौकीन तो आपने कल देख ही लिया होगा। बाकी आज आईपीएल में होगी धनवर्षा, बहुत सारे खिलाड़ियों पर आज बोली लगाई जाएगी। इसके बाद कुछ ये सप्तरंग है, इसमें देख लीजिए, मुफ्त में करेंगे इंटरव्यू कैसा क्या है। यहाँ पर ये एक आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसको ज़रूर पढ़ के देखिए अगर मौका मिलता है तो। मुश्किल हालात में भी धैर्य ना खोएं। दो शब्द या दो ज्ञान की बातें मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वक्त मुश्किल का हो या खुशी का हो या बहुत अच्छे का हो, आप अपने दिमाग का हमेशा यूज कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम ही जीतें। मौका दीजिए दूसरों को भी कि वो भी हमसे कभी जीत जाएं, क्योंकि हमने अगर अपना धैर्य खो दिया ना या अपनी शांति खो दी तो फिर हम हमेशा हारते रहेंगे। और ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा अगर हमें कुछ कहना है तो हम अपनी ज़बान से ही बोलें, बहुत कुछ हमें अपने कामों से भी जवाब देने होते हैं। तो धैर्य ना खोएं, धैर्य के साथ साथ धैर्य ना खोने का सबसे बड़ा कैसे आप मानेंगे कि आपने धैर्य नहीं खोया? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, आपको इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दे रहे हैं चीज़ों में, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कहीं न कहीं धैर्य आ गया है। आपको किसी ने एक बात बोली और आप तुरंत उसको जवाब दे रहे हैं, छोटा या बड़ा बनने के चक्कर में, तो वो आपका धैर्य नहीं रहा। लेकिन अगर कोई आप इंसान को अच्छा या बुरा आपको बोल रहा है, फिर भी आप उसको बहुत देर बाद रिप्लाई कर रहे हैं, सोचने समझने के बाद रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर धैर्य है, आप चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी जानकारी थी मेरी तरफ से, शायद आपको अच्छी लगे। बाकी एक ये इसमें आर्टिकल आया है कि मंगल में पहले महासागर होते थे, बहुत सारा पानी होता था, बट वहाँ पे अब कोई भी महासागर पानी नहीं है। तो साइंटिफिक कुछ उनके रहस्यमय ब्रह्मांड की बातें आई हैं। उन्होंने बताया है कि जो वहाँ का ग्रेविटेशनल फ़ोर्स था वो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गया कि जितना भी पानी था वो एकदम से पूरा नीचे सतह पे ले गया। और सतह पे ले जाने के साथ-साथ वो पूरा मतलब धीरे-धीरे, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको एक तरीके से अंदर पटल पे ऊपर ही सतह पे ना लग जाके अंदर लेके चला गया पूरे वाटर को। तो इस वजह से पूरा महासागर जो वहाँ के थे वो खो चुके हैं। बाकी एक यहाँ पे ये था कि आज के ही दिन मतलब 22 फरवरी के दिन ही 1977 में भारत को लंबे संघर्ष के बाद चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो ये एक ऐसा फन फैक्ट है, एग्जाम्स में शायद ही कभी पूछा जाए। पूछ सकते हैं कि 1977 में चेचक मुक्त कब हुआ। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आज के दिन ही मतलब 12 फरवरी को ही 1977 में चेचक मुक्त हुआ था भारत। तो अगर दिमाग में कहीं रहेगा तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन या एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से कुछ ना कुछ आ जाता है दिमाग में, तो इस वजह से बता दिया। बाकी अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो फिल्म बधाई 2, नॉट बधाई हो, बधाई 2 करके रिलीज़ हुई है। देखिएगा, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर जी हैं इस मूवी में। देखिएगा, हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो इस मूवी का रिव्यू भी मैं अपने चैनल में दूँगा टाइम पे कि हम उस मूवी से क्या-क्या सीख सकते हैं। बाकी और कुछ ऐसे ही देश दुनिया की खबरें थी जो कि एंटरटेनमेंट जगत से थी। तो ये था आज हमारा 12 फरवरी का